हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए, अब एक्चुअल में हम लास्ट टर्न पे क्या क्या डिस्कस किए हुए हैं। लास्ट टर्न पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ था और हेनरी लॉ वगैरह के बारे में कुछ बातें हुई हैं। ठीक है, हेनरी लॉ और हेनरी लॉ के एप्लीकेशन वगैरह के बारे में कुछ बातें हुई थी। अब हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का हमारा पूरा का पूरा टारगेट होगा वेपर प्रेशर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन। वैसे भी आपको पता ही है कि हम इस चैप्टर में लिक्विड सोल्यूशन को ही डील कर रहे हैं। लिक्विड सोल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा। लिक्विड सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट लिक्विड होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बात हो रहा है बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन अरे कुछ है नहीं, ये सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी, बाई मतलब दो, दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट। कौन कौन से? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब इसमें भी क्या पढ़ना है, देखिए सॉल्यूट तो फिक्स हो चुका है कि सॉल्यूट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। सॉल्यूट क्या होगा, सॉरी सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट बोल रहा था मैं, ये सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा। अब सॉल्यूट या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, या तो सॉलिड होगा। लेकिन जब वेपर प्रेशर की बात आ रही है तो या तो सॉल्यूट लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में कि एक्चुअल में वेपर प्रेशर है क्या। इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। वेपर प्रेशर को समझने के लिए ऐसे मान लेते, कोई कंटेनर हम ले लिए, कंटेनर को हम पूरी तरीके से मान लीजिए जैसे बंद कर दिए हैं, इस पर कोई ढक्कन लगा के, कोई कैप लगा के कंटेनर को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि ये लिक्विड है, लिक्विड का ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये लिक्विड की या जो सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है उसकी ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है। अब देखिए, अब इससे क्या होगा कि कुछ वेपर बनेंगी, कुछ वेपर बनेंगी। वेपर बन बन के ये कहाँ जाएगी, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है कंटेनर का, यहाँ पे। इस वेपर के वजह से ये जो गैस बन रही है, जो वेपर बन रहा है, इसके वजह से इस लिक्विड के आउटर मोस्ट सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यही प्रेशर होता है। तो इस पूरे एरिया पे जो फोर्स लगाएंगे वही क्या होता है, वेपर प्रेशर। क्योंकि ये प्रेशर जो आ रहा है इस वेपर की वजह से आ रहा है, जो लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये गैस, ये वेपर क्या क्रिएट कर रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कहाँ पे, इस सरफेस पे। और एक्चुअल में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जब इस केस में देखिए, यहाँ पे मैं आपको रेड पेन से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम मतलब जितनी गैस फॉर्म हो रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उतने टाइम में उतनी अमाउंट में ही गैस कंडेंस होकर फिर से लिक्विड बन जा रही है। क्या बात क्लियर हुआ? तो यानी जितना गैस बन रहा है उतना ही लिक्विड में कंडेंस होकर कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ऐसा स्टेज आता है तब हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या ऐसे टाइम पे पार्शियल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर की बात करें तो ये मैक्सिमम होगा, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब आइए लैंग्वेज में देखते हैं कि एनसीईआरटी में आखिरकार इसको कैसे समझाया गया है। चलिए देखिए, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, यानी वेपर प्रेशर किसके वजह से होता है, इस वेपर की वजह से होता है। ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है आज जो टॉपिक चलने वाला है वेपर प्रेशर, क्योंकि आज की सारी बातें इसी पे होने वाली है, वेपर प्रेशर पे। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन अ लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस का क्या मीनिंग है, ये जो लिक्विड की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसी को हम लिक्विड सरफेस कह रहे हैं। ऑन अ लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम नोन एज अ वेपर प्रेशर। इस किसी इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम गेन होगा उस पे जो वो प्रेशर लगाएगा उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब देखिए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए नीचे समझाया गया। रेट ऑफ वेपोराइजेशन, जो वेपर बनने का रेट है वही रेट ऑफ कंडेंसेशन भी है। कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है,
लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन, गैस या वेपर का बनना। और कंडेंसेशन का क्या मीनिंग होता है? गैस से लिक्विड का बनना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बात क्लियर हुआ? तो जितने टाइम में, अब इसको देखिए मैं और आसान करके ऐसे समझा देता हूँ। जो गैस है या फिर वेपर है, इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है लिक्विड, गैस और लिक्विड के बीच में। क्या बात क्लियर हुई? यहां तक चीजें समझ में आई? वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो वेपर उस लिक्विड सरफेस पे लगाता है। अब आइए आगे की बात करते हैं। फैक्टर अफेक्टेड वेपर प्रेशर। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? देखिए, दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ लिक्विड। इस नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है? नेचर का मतलब होता है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। यहाँ पे नेचर का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या अलग अलग टाइप के लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कई बार फोर्स स्ट्रांग होता है, कई बार वीक होता है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। चलिए इसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड विथ इंक्रीज इन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका फुल फॉर्म है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, आप एक बात सोचिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा है तो क्या उनको दूर करने के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी? बिल्कुल ज़्यादा होगी। यानी वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में जितने मॉलिक्यूल दूर जा सकते हैं, क्या उतने मॉलिक्यूल अब भी दूर जा रहे होंगे? नहीं। यानी अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम। अगर इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एक मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो क्या वेपर में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो क्या वेपर प्रेशर कम हो जाएगा? जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा तो लिक्विड पे प्रेशर लगेगी। तो इसी वजह से इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो ये रिलेशन जो जरूर ध्यान रखें। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वेपर ही कम बनेंगे, लिक्विड से वेपर ही कम बनेगा। जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे ईथर और अल्कोहल की बात कर लें। देखिए, ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं होती है, तो ईथर में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये एक मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ में काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट होगा, काफ़ी अच्छे से जुड़ा होगा। तो इस वजह से ईथर और अल्कोहल की बात करें तो ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और अल्कोहल का कम। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसके वेपर कम बनेंगे, तो इसमें वेपर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन ईथर में इस तरीके का कोई फोर्स नहीं है, इस तरीके का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कोई फोर्स नहीं है, तो इस वजह से इसके मॉलिक्यूल वेपर में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, इस वजह से वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एक और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है 2-3 जगह। देखिए, एक है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो, ये पोजीशन ऑर्थो वाली है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इधर है ये पैरा, ये पोजीशन होती है पैरा, सॉरी ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए एक्चुअल में होगा क्या, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना, इसमें इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये एक हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल वाला मॉलिक्यूल NO2, एक और होगा क्योंकि सोल्यूशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, तो ये फिनॉल। अब इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो रहा होगा,
तो एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में एसोसिएट हो रहा है, ये देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल, इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़ रहे होंगे ड्यू टू इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो विद इन मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ये सारी काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पे एसोसिएशन होगा। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल या फिर क्या करेंगे, आपस में एसोसिएट होंगे, तो इनके वेपर में बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो वेपर में बनने की टेंडेंसी इसकी, जिसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल की, जिसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें कम होगी। तो अगर वेपर कम बना तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, बिल्कुल। तो अब ऐसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा, यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा कम। फिर वही बात, यहाँ पे इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा, तो यहाँ पे इंटर आयनिक नहीं है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आयन होते तब इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये है ज़्यादा, ठीक, इस वजह से ऐसा हुआ। देखिए तो अभी यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेपर प्रेशर ही इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फैक्टर हैं जिसके वजह से वेपर प्रेशर अफेक्ट हो रहा है, तो उनको भी लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वगैरह की बात कर लें तो आप खुद सोचिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर से वेपर बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और जितना तेज़ आप गैस का बर्नर करते हैं उतना तेज़ ही तो वेपर कन्वर्ट हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए कई बार ढक्कन वगैरह से किसी चीज़ को ढके रहते हैं, तो जब वहाँ से फ्लेम तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो आप देखे होंगे कि ढक्कन से बहुत सारे वहाँ पे वेपर की वजह से वो ढक्कन काफ़ी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा होता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो जिसके पास एनर्जी होगा वो घूमने फिरने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वे वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअल में हुआ क्या, वेपर ज़्यादा बना। अगर वेपर ज़्यादा बना तो क्या वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं, इसी वजह से तो प्रेशर कुकर में खाना आसानी से पक जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा वेपर होता है, और वो वेपर बार बार जाके उस सरफेस से, अपने लिक्विड के सरफेस से, चाहे वो दाल हो चाहे चावल हो, तो उसमें जो लिक्विड होता है उसके सरफेस से बार बार टकरा रहा होता है, तो वो एनर्जी फिर उस सरफेस को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। इस वजह से खाना थोड़ा आसानी से पक जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर टेम्परेचर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप रिलेशन ध्यान रखें। जैसे देखिए नेचर ऑफ लिक्विड में अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ये वाला लाइन, तो वेपर प्रेशर कम, और टेम्परेचर ज़्यादा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। ये क्लॉसियस क्लेपियरोन का एक इक्वेशन है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। एक्चुअल में हुआ क्या, ये काफ़ी डेरिवेशन के बाद आता है, लेकिन आप ध्यान रखिए इसको। log P2/P1 ये ln के फॉर्म में भी हो सकता है, तो फिर यहाँ पे 2.303 नहीं होगा। अब ऐसे समझिए, log के फॉर्म में log P2/P1, यानी ये P2 का प्रेशर, ये P1 का प्रेशर, दो अलग अलग टेम्परेचर पे प्रेशर है, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये एंथैल्पी है या हीट है, और ये तो एक डिजिट है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई किए हैं ln से log में कन्वर्ट करने के लिए। ये r है गैस कांस्टेंट, ये T2 किसी T2 देखिए यहाँ से देखिए नीचे देखेंगे ना, T2 टेम्परेचर पे P2 प्रेशर रहा होगा और T1 टेम्परेचर पे P1 प्रेशर रहा होगा, तो उससे ये रिलेशन आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा यहाँ देख लीजिए, जैसे इस लैंग्वेज को देखिए, P1 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट अ T1 केल्विन टेम्परेचर, इसी तरीके से P2 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट अ T2 केल्विन टेम्परेचर, और डेल्टा एच वेपोराइजेशन हीट या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। वेपोराइजेशन क्योंकि वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। अब इसमें देखिए, पहले हम क्या पढ़े कि जो वेपर प्रेशर है ये किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि वेपर प्रेशर किन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं।
यह है ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। क्यों? ऐसे समझ लीजिए, जैसे वेपर प्रेशर किसी एरिया के लिए भी तो होगा। तो मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे इतना एरिया है, आप सिर्फ इस एरिया में कैलकुलेट करना चाहते हैं। मान लेते हैं ये 1 लीटर का कंटेनर है, लेकिन अभी आप ऑब्जर्वेशन में सिर्फ 100 ml लिक्विड को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, तो जितने मॉलिक्यूल की वजह से होगा वो सिर्फ इसी एरिया के लिक्विड पे तो आएगा। तो इसी वजह से जब आप बढ़ाते जाएंगे, देखिए अगर आप एरिया बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली जो वेपर प्रेशर होगा ये अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। जो वेपर प्रेशर एक छोटे से एरिया में आ रहा होगा, एक छोटे से वॉल्यूम में आ रहा होगा, वही ओवरऑल पूरे कंटेनर पे भी आ रहा होगा। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का जो लैंग्वेज होता है ना, जैसे इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कुछ इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वेपर प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंटेनर। अरे यही तो बात हो रहा था अभी, तो ये इसी से रिलेट कर लीजिए आप कि ये कंटेनर के साइज पे, ऐसा नहीं कि कंटेनर का साइज अगर 10 लीटर का है या 100 लीटर का है तो उससे ऐसा होगा कि वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। नहीं, अगर वो लिक्विड सेम है तो किसी गिवन टेम्परेचर पे उस पे वेपर प्रेशर भी सेम ही होगा। ठीक, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक, चलिए हाँ, एक पॉइंट और देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर वोलेटाइल लिक्विड हैज़ मोर वेपर प्रेशर। वोलेटाइल समझते हैं, जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए उनको वोलेटाइल कहते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे कि जो मोर वोलेटाइल होगा, जो लिक्विड पहले से ही वेपर में कन्वर्ट होना चाहता है, उसका इच्छा ही है कि वो वेपर बने आगे चल के। तो वो वेपर अगर बनना चाह रहा है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे, वो बहुत ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि मोर वोलेटाइल लिक्विड। अगर दो लिक्विड में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक लिक्विड है जिसके वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वोलेटाइल ज़्यादा है, तो उसमें वेपर ज़्यादा बनेंगे, तो क्या वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा? बिल्कुल ज़्यादा होगा। तो यही बताया गया है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, देखिए अभी तक में एक्चुअल में हम पढ़ के आ रहे थे। देखिए वेपर प्रेशर के बारे में कुछ बातें हुई हैं। वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है और वेपर प्रेशर किन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे अमाउंट वगैरह से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइज ऑफ कंटेनर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका वेपर बहुत ज़्यादा बनता है, और वेपर जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर वेपर प्रेशर वगैरह की बात कर रहे हैं तो राउल्ट्स लॉ, डाल्टन लॉ, इन लॉ के बारे में बात करना ही पड़ेगा। चलिए आइए अब हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में ये जो स्टार वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट देखिए जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ अभी, ये याद कर लिए तो एक्चुअल में आप कहीं ना कहीं राउल्ट्स लॉ को समझ लिए। अब आगे चल के ये देखिए, हम डाल्टन्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो एक्चुअल में आपको डाल्टन लॉ समझ में आ गया। ये दोनों लोग कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर से होने वाले इफेक्ट को या वेपर प्रेशर से बाकी चीज़ों के रिलेशन को ही बता रखे हैं। लेकिन अब इस चीज़ को लैंग्वेज में देखिए। एक्चुअल में इनके राउल्ट्स के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है ए का, मान लेते हैं ए कोई सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट के लिए मान रहे हैं, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा उस सॉल्वेंट का उस सॉल्यूशन में, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आप खुद सोचिए, जो ज़्यादा है वही तो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, उसी के तो ज़्यादा वेपर बनने के चांसेस हैं। मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होने का क्या मतलब है, दो अमाउंट है, दो से ज़्यादा अमाउंट है, कोई चीज़ें, दो चीज़ें का कोई मिक्सचर है, वो सोल्यूशन बन गया है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसके मोल ज़्यादा होंगे, उसी के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे, तो उसी का पार्शियल प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा। अब आइए राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एक्चुअल में था क्या। देखिए इन सारी चीज़ों को आप जानते हैं, लेकिन आज के बाद से आप राउल्ट्स लॉ के नाम से जानिएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि राउल्ट्स लॉ पूछ लिया जाए तो आप उनके बारे में क्या आप चीज़ों को सोचेंगे कि आखिर आप किस तरीके से एक्सप्लेन करें। देखिए अभी जो पढ़ाया गया वही सारी चीज़ें हैं, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, जो लिक्विड वोलेटाइल होगा उस सोल्यूशन की बात हो रही है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में सोल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा,
तो ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट के बारे में बात हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। उनके जो मोल फ्रैक्शन होंगे उन्हीं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या कुछ देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि पार्शियल प्रेशर, जैसे ये सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जैसे क्या है, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अरे यही तो लैंग्वेज में बात हो रही है यहां से, ठीक। चलिए अब ये डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया जाए तो ये देखिए, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए यानी सॉल्वेंट का इन अ प्योर स्टेट, देखिए एक्चुअल में जब तक उसमें सॉल्यूट ना मिलाया गया होता, जब वो सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट था, तो जो उसका एकदम प्योर स्टेट में, चाहे जो भी चीज़ हो, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, जब वो प्योर स्टेट में होगा तो देखिए इसीलिए जो प्योर स्टेट उसको नॉट से डिनोट किया गया है। पी नॉट ए की अगर बात करें तो ए के लिए हम यहाँ पे सॉल्वेंट मान रहे हैं, बी को सॉल्यूट मान लेंगे। तो जो पी नॉट ए है, तो जो वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहा होगा, जब बिल्कुल सिर्फ सॉल्वेंट रहा होगा, तो उस टाइम पे जो उसका वेपर प्रेशर होगा उसमें अगर मोल फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन, क्योंकि अगर सॉल्यूट मिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर एक वर्ड आ गया, इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्या सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंटेंट होंगे, तो जो अलग अलग कंटेंट हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट हैं, उस कंपोनेंट से क्या होगा कि हर किसी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जब सिर्फ लिक्विड होता, जब सिर्फ सॉल्वेंट होता, तो उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, उसके वोलेटाइल होने की टेंडेंसी ज़्यादा। अब जब उसमें कुछ और मिला दिए तो अब वो उसके साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है, तो जब वो किसी दूसरे सॉल्यूट के साथ में बिजी होगा तो उसके वोलेटाइल होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो प्योर फॉर्म में होगा, वो हमेशा ज़्यादा होगा किसी के सॉल्यूशन से। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है यानी सॉल्वेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी के मोल फ्रैक्शन के। इसी के तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये लाइन हो गई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो उसके प्योर स्टेट का, जैसे क्या हम लोग इसको लिख दें, ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। जैसे मान लेते हैं वाटर में अल्कोहल मिला रहे हैं आप, तो अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में रहा होगा और जो मोल फ्रैक्शन उस सोल्यूशन में है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस सोल्यूशन के लिए जो पार्शियल प्रेशर बी है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि सॉल्यूशन है तो उसमें दो लोगों का प्रेशर होगा, तो किसी एक का बात कर रहे हैं तो पार्शियल ही तो होगा, तो ये पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर ए का सॉल्वेंट का, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे बी का सॉल्यूट का। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर की बात हो रही है, ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू अ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज। अरे यही तो बात हो रहा है, वो कंपोनेंट, जैसे मान लेते हैं कोई इस टाइम पे मान लेते हैं सॉलिड है, लेकिन उसका जब लिक्विड स्टेट रहा होगा तभी तो उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यानी लिक्विड फेज में सॉल्यूट भी हो तो उसको भी लिक्विड फेज में जो उसका वेपर प्रेशर रहा होगा उसी को पी नोट से डिनोट किया गया। क्या बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही सारी यहाँ पे, तो राउल्ट्स लॉ में एक्चुअल में था क्या, पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एग्जैक्ट में कैलकुलेट करना है कि आखिर में पार्शियल प्रेशर है कितना, तो उसी का प्योर फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर रहा होगा उसको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का। ठीक है, अब चलते हैं डाल्टन्स लॉ के बारे में। डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं, जो ये टोटल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ना, ये उस सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट पड़े हुए हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है।
तो इसमें कौन सी नई बात है? ये बिल्कुल आप खुद भी तो गेस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए नाम दे दिया गया है डाल्टन्स लॉ। आप खुद सोचिए, मान लेते हैं ये कोई सोल्यूशन है, इसमें दो तरीके के लोग मिले हुए हैं, एक सॉल्वेंट और एक ही टाइप का सॉल्यूट। चलिए मैं इसमें मिला दे रहा हूँ, क्या इस तरीके के मिले हुए हैं। तो क्या इन दो लोगों का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, और जो होगा ये टोटल प्रेशर आके सॉल्यूशन के सरफेस पे लग रहा होगा, तो वही तो बोल दिया गया। देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और किसके बराबर है ये वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज एंड सो ऑन। अगर और भी कोई टाइप का इसमें सॉल्यूट होता तो सबको ऐड करते चले जाइए, बस वही चीज़ है। चलिए आइए यहाँ पे देख लीजिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ अ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर वो जो वेपर उसी का बात हो रहा है, ऑफ ईच कंपोनेंट, बिल्कुल जितने भी कंपोनेंट हैं सारे कंपोनेंट को अगर आप सम कर देते हैं पार्शियल प्रेशर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? उस सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फिर से देख लीजिए, राउल्ट्स लॉ में क्या था? पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और एग्जैक्ट कैलकुलेट करना था, तो जिसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं आप किसी सॉल्यूशन में, उसी का प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर जो रहा होगा उसको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिर्फ यही था, सिर्फ यही चीज़ है राउल्ट्स लॉ में। अगर ये चीज़ हम डाल्टन्स लॉ में बात करें तो डाल्टन्स लॉ में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं किसी सॉल्यूशन में, उन सब का पार्शियल प्रेशर को आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास वेपर प्रेशर आ जाएगा किसी सॉल्यूशन का। अब आगे देखिए, हमारे पास दो स्टेट हैं, इसी तरीके से जो अभी हम लोग देखिए सबसे पहले पेज पे चलते हैं, आज जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। तो आप देखिए यहाँ पे दो ही चीज़ें पढ़नी है जब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे होंगे। तो लिक्विड इन लिक्विड, यहाँ पे ये लिक्विड क्या है? सॉल्यूट है। लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये भी क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, तो लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब चलिए, तो एक्चुअल में अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब आगे हम देखिए यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन उस टाइम पे क्या होगा, और आगे हम क्या डिस्कस करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो ये एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो आज के लिए यहीं तक। अगर कोई किसी चीज़ में डाउट है या कोई क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ में। देखिए अगला टॉपिक हमारा होगा क्या, एक्चुअल में वेपर प्रेशर ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन, और आगे दूसरा पॉइंट होगा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक, कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे। तो वहाँ पे भी राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को आगे कंटिन्यू करेंगे, एक एप्लीकेशन के फॉर्म में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।